आज हम जेईई मेंस के मैथमेटिक्स सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है मेरा वो किस पे दिया है मुझे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है उसकी लिमिट्स ए टू बी से है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन लिमिट्स ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में बस वही यूज़ करना है, बाकी चीज़ें हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेंगी। तो अगर मैं फंक्शन का जो मुझे क्वेश्चन में दिया था पहले उसको मॉडिफाई करना चाहूँ, यानी जो मेरा a प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स है, ठीक है, वो कितने दिया है मुझे एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, x को x प्लस वन से सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं x को x प्लस वन डालूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस बी प्लस वन, ये माइनस एक्स है तो कितना हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या सिंप्लीफाई हो रहा है मेरा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, हमने जो ये चीज़ किया है, ये चीज़ क्यों किया है, ये अभी हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम इंटीग्रेशन में अभी आगे सॉल्व करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि हमने ये चीज़ क्यों डिराइव की। मैं अभी आपको पहले इसलिए डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि बाद में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगर मेरा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था मुझे, क्वेश्चन में दिया था कि मुझे फाइंड करना है क्या, वन बाई ए प्लस बी इंटीग्रेशन ए से बी एक्स ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये आई है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस आई को मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं जो ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, वन बाई ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी, लेकिन अब मैं क्या डालूंगा एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, और जो एफ ऑफ कितना हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, और ये फिर से कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह फिर से मैं ए प्लस बी माइनस एक्स डालूंगा और ये कितना हो जाएगा प्लस वन, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब आप गौर से देखोगे तो ये वाला टर्म है मेरा, ये क्वेश्चन में कितना दिया मुझे एफ ऑफ एक्स के बराबर, और जो मुझे ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, मैंने जो डिराइव किया था एफ ऑफ एक्स प्लस वन के बराबर। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, वन बाय ए प्लस बी ए से बी वन प्लस बी माइनस एक्स इंटू ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन के बराबर, और जो ये वाला पार्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के बराबर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है मेरी आई, और आई इधर ये क्या था ये, तो मैं क्या करता हूँ ये वाला जो पार्ट है आई का और जो ये वाला पार्ट है इन दोनों को क्या कर दे रहा हूँ ऐड, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से टू आई कितना हो जाएगा मेरा वन बाई ए प्लस बी। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन में पार्ट है मेरा, इंटीग्रेशन में पार्ट एफ ऑफ एक्स प्लस वन में यहाँ पे कितने डी एक्स है और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स, और जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे वो उसके आगे क्या है एक्स और इधर क्या है अकेला एक्स। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स होल का डी एक्स। ठीक है, देखो जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वो x ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वन दिया था ना, इसमें जो क्वेश्चन में था ना जो x था वो होल पे था हमारा, तो ये एक चीज़ करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो हमारा ये a प्लस बी माइनस एक्स आएगा ये कितना आएगा, इस पे होल पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो ये a प्लस बी माइनस एक्स आएगा वो किस पे आएगा, होल पे। ठीक है, तो जब हम टू आई मतलब जो आई मेरा इधर आया था, एक आई कितना आया था ये वाला वैल्यू, एक आई की कौन सी वैल्यू आई थी मेरी, ये वाली वैल्यू है ना, कौन कौन सी आई थी, एक तो ये वाली आई थी, एक आई थी ये वाली। ठीक है, अब मैं इसमें देखो इस पर क्या आ रहा है एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है एक एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, लेकिन वो कैसे है माइनस में, तो मैं जब ऐड करूँगा तो ये एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और ये एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जब ये एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन है यहाँ पे भी क्या आएगा एक माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ये कि जो a प्लस बी है ये वाला वो किसके साथ बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स का, तो जो मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स है उसके साथ एक और चीज़ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉन्स्टेंट मेरा a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका बचेगा कितना आएगा टू आई के टर्म से। अब देखो एक मेरा a प्लस बी यहाँ पे है, एक मेरा a प्लस बी यहाँ पे है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट रहता है तो हम क्या ले लेते हैं उसको बाहर ले लेते हैं, है ना, तो मेरा मैं बोल सकता हूँ जो ये a प्लस बी रहेगा और जो ये वाला a प्लस बी रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट जो मेरा रहता है
इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये प्लस बी और ये ए प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 2i यहाँ से सिंपल लिख सकता हूँ, क्या, a से b इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस 1 dx, ठीक है। और एक और चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा इंटीग्रेशन है, जब इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस रहता है तो मैं उनको क्या बाई पार्ट्स कर सकता हूँ, मतलब क्या उनको पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। मैं इस चीज़ का इंटीग्रेशन प्लस इस चीज़ का इंटीग्रेशन सेपरेटली लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एफ ऑफ x, ठीक है। अब देखो जो ये वाला पार्ट है ना, इसके लिए मैं दोबारा जो मैंने पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि a से b लिमिट के लिए अगर f ऑफ x डालते हैं तो उसको मैं a से b लिमिट पे a प्लस बी माइनस एक्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं दोबारा वही चीज़ इसमें करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x को क्या डालूंगा मैं, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। और ये किसके ऐड हो जाएगा, प्लस 1 और dx, और ये प्लस कितना हो जाएगा, a से b f ऑफ x, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पार्ट किसकी इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x की इक्वल। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a से b f ऑफ x dx, और ये कितना है हमारा, a से b f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल टर्म हो गए। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ इन दोनों को, 2a से b f ऑफ x dx। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, ये टर्म इक्वल टू कितना आ गया, ये 2i था ना इधर, तो ये कितना हो गया 2i के बराबर। तो यहाँ से क्या काट सकता हूँ मैं, 2 काट सकता हूँ। सो सिंपली मेरा जो i की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a से b का f ऑफ x dx का डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमको, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन k प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट 2 लैम्डा टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस k, ठीक है। k क्या दिया है, 1 के बराबर नहीं है, और मुझे लैम्डा क्या दिया है, रियल नंबर्स दिया हुआ है। और मुझे क्या बोला है कि tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये -1 की जगह ना ये tan ऑफ स्क्वायर है, मतलब tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50 दिया है। मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, लैम्डा की वैल्यू। तो आप जानते होंगे कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है तो उसके अगर रूट्स में अल्फा बीटा एज्यूम कर लूँ तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रियल रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी बाई ए, ठीक है। अभी मैं क्या बता सकता हूँ कि जो tan, ये जो इक्वेशन दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में दी हुई है मुझे, tan x के टर्म में। तो अगर इसके रूट्स होंगे, मैं अल्फा बीटा मानता हूँ, तो जो रूट्स मान सकता हूँ वो कौन से मान सकता हूँ, इस इक्वेशन के रूट्स में tan अल्फा और tan बीटा मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में है, tan x के टर्म में ना। तो जब मैं अल्फा बीटा डालूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे tan अल्फा बन जाएंगे और tan बीटा बन जाएंगे। तो अगर मैं वही सम ऑफ रूट्स लूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, रूट 2 लैम्डा, तो माइनस ऑफ माइनस रूट 2 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 लैम्डा, ठीक है। और a कितना है मेरा, ये tan स्क्वायर एक्स क्या है, आगे जो टर्म है ये क्या है, k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, k प्लस 1। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आ गया मेरा, रूट 2 लैम्डा बाई k प्लस 1। अब अगर मैं tan अल्फा इंटू tan बीटा की बात करूँ तो tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होगा, c बाई ए। तो c कितना रहेगा मेरा, c रहेगा 1 माइनस के रहेगा या k माइनस 1 रहेगा, वो रहेगा माइनस ऑफ 1 माइनस के, यानी कि k माइनस 1। क्योंकि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म लेते हैं तो हम उसका इक्वेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म में लेते हैं। तो ये जो पार्ट है सी का, ये हमको इस साइड लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, इसका k माइनस 1 बाई ए कितना रहेगा, k प्लस 1। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, k माइनस 1 बाई k प्लस 1, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अभी अगर मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू इधर से सब्स्टिट्यूट करूँ तो कितनी हो जाएगी, वो रूट 2 लैम्डा बाई k प्लस 1, है ना। और ये 1 माइनस कर दूंगा, tan अल्फा tan बीटा की इधर से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये k माइनस 1 बाई k प्लस 1, ठीक है। अभी इस चीज़ का एलसीएम लूँ, जो नीचे वाला पार्ट का एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर का तो रूट 2 लैम्डा बाई k प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। नीचे वाले का क्या होगा, k प्लस 1
माइनस ऑफ के, और ये क्या है माइनस ऑफ -1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा +1। ठीक है, नीचे कितना रहेगा k+1, ये k+1 ये k+1 क्या हो जाएगा कैंसिल, उधर से ये k गया, तो ये नीचे क्या बचेगा 1 + 1 2 बचेगा, ऊपर क्या था मेरा √2 लैम्डा और नीचे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या है 1, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे ये √2 को यहाँ से कैंसिल करके इसको √2 बना सकता हूँ, तो फाइनली क्या रहेगा मेरा आंसर ये λ/√2। ठीक है, अभी अगर मुझे क्वेश्चन में वैल्यू कितना दी थी, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी थी ना, वो कितनी दी थी 50, तो अगर tan अल्फा प्लस बीटा मेरा λ/√2 आ रहा है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा λ²/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मेरा λ² की वैल्यू कितनी आएगी 100। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा मेरा कितना हो जाएगा +-10। ओके, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, वो क्या बता रहा है, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स 1 3 5 7 एंड 9 अपीयर इज। ये किसका क्वेश्चन है, हमारा पीएनसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मुझे कि मेरे क्या बोल रहा है 6 डिजिट का नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है। अब मुझे क्या बोला है, मुझे सिर्फ 5 डिजिट्स यूज करने हैं, कौन कौन से 1 3 5 7 और 9। ठीक है, सिर्फ ये 5 डिजिट्स यूज करने हैं और इनके अलावा और कोई डिजिट यूज नहीं करना। लेकिन एक और कंडीशन दी है कि ये जो 5 डिजिट्स है ये कम से कम एक बार यूज में आना चाहिए। ठीक है, तो सोचो आपको क्या है 6 जगह दी हुए हैं और 5 नंबर है। ठीक है, और मुझे क्या बोला है, पांचों नंबर कम से कम एक बार आना चाहिए, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं मिनिमम केस लूँ, मिनिमम केस मतलब कि सारे नंबर को कम से कम एक बार डाल दूँ, तो एक केस ले लो कि यार इधर आ गया एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो बचे कितने प्लेस, ये एक प्लेस बचता है। ठीक है, अब इस एक प्लेस में मैं कितने नंबर डाल सकता हूँ, ये भी 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 डाल सकता हूँ और ये भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने मेरे पास केस वैसे बन सकते हैं 5, है ना। तो मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ, मेरे 5 ऐसे केस आ सकते हैं जिस एक्स्ट्रा नंबर जो मैं फिल कर सकता हूँ 5 तरीकों से। और जो ये मेरे बाकी के थे, ये कितने थे मेरे 5 डिजिट्स, यहाँ पे क्या आ सकते हैं, यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इन पांचों में कर सकता हूँ और मेरे 5 नंबर ही आएगा। तो सपोज एग्जांपल ले लो, इसमें अगर ये एक मैं नंबर सपोज 1 रिपीट कर देता अगर, ठीक है, तो मेरा क्या होता 1 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 डाल देता तो मैं क्या होता, मेरा 3 2 बार रिपीट हो रहा है और बाकी सारे नंबर क्या होते एक बार आते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको 5 से करता तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाते 5 इंटू, और अगर मैं किसी भी नंबर को अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया था, तो मेरा कितना आता है ये वाला बनता। अब इस बॉक्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ मैं, परम्यूटेशन कितने बना सकता हूँ, मतलब इसको कितनी तरीके से मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। क्योंकि 0 नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली रीअरेंज कर सकते हैं। अगर 0 होता तो क्या होता, 0 को मैं कंडीशन डालता 0 मेरा फर्स्ट नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फिर वो 6 डिजिट्स की जगह 5 डिजिट्स रह जाता। अभी मुझे 6 डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डायरेक्टली परम्यूट कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। लेकिन इसमें एक डिजिट हमेशा मेरा क्या होगा, रिपीट होगा, है ना। अगर मैं 1 ले रहा था तो मेरा 1 कितनी बार आ रहा था 2 बार, 3 ले रहा था तो 3 कितनी बार आ रहा था 2 बार, 5 लेता तो 5 भी 2 बार आता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, एक 2 फैक्टोरियल का फैक्टर ऐड करूँ, मतलब 2 फैक्टोरियल का फैक्टर मेरा इधर को डिवाइड करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 इंटू, ये यहाँ से कितना हो जाएगा 6 इंटू 5/2। ठीक है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3। तो 5 5 से 25, 25 3 से कितना होगा 75। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केस कितने रहेंगे 75। समझा, ओके। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए y इज इक्वल टू mx प्लस 4, ये क्या दिया है, एक टेंजेंट किसकी, 2 पैराबोला की। पहला पैराबोला क्या है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा पैराबोला क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 2b पाई। मुझे क्या बोला है, इन दोनों पैराबोला की ये टेंजेंट है जो कि कॉमन है, और मुझे फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है कि b इक्वल टू क्या है। ठीक है, अभी आप टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला से फेमिलियर है क्या। पैराबोला मुझे y इज इक्वल टू 4x के टर्म में दिया हुआ है,
तो इसकी इक्वेशन जो टेंजेंट की रहती है, टेंजेंट की इक्वेशन, और टेंजेंट का अगर मैं स्लोप मान के चलता हूँ m, तो क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, पैराबोला की इक्वेशन किस फॉर्म में है, y इक्वल टू 4ax की टर्म में, यहाँ पे a क्या है 1, तो जो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस 1/m। ठीक है, अभी और अगर मेरा जो पैराबोला दिया है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2by दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका अगर मैं टेंजेंट लिखूं और इसमें स्लोप वही m मान लेता हूं, तो जो इसका टेंजेंट की इक्वेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, y इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये तो मैंने डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको दिए रहते हैं तो उससे आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत लोग क्या फॉर्मूला याद नहीं करते, तो उन लोगों के लिए वो कैसे करेंगे, वो लोग ऐसे करते हैं, कैसे कि अगर मुझे ये पैराबोला की इक्वेशन दी है तो मैं इसमें dy बाई dx लिख सकता हूँ। वो क्या आएगा मेरा, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 4, है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 2y बाई, और अगर इस केस में निकालूंगा मैं dy बाई डी एक्स तो क्या कर सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 2b dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं x बाय b। ठीक है, और अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से चलूँ, पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, at स्क्वायर 280, ये किसके लिए होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। ठीक है, और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है तो इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, इसके लिए होते हैं 280 80 स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से कर सकते हो, अगर ये क्या है आपका स्लोप दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना, तो ये भी आपका किस फॉर्म में आएगी, इसी फॉर्म में दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। ये तो आप फॉर्मूला से कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस मेथड से ये इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये निकाल के नहीं दूंगा, आपकी जो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो इक्वेशंस यही आ जाएंगी, तो मैं अभी इन इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो मेरी इक्वेशंस क्या आई है, y इक्वल टू mx प्लस 1/m आई है, दूसरी आई है y इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर बाय 2 आई। ये दोनों क्या है, मेरी टेंजेंट की इक्वेशंस है। ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन किस के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए और x स्क्वायर इक्वल टू 2b के लिए। अब इन दोनों के लिए क्या बोला है मुझे, टेंजेंट जो दोनों के हैं वो क्या है, वन एंड द सेम, मतलब जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है वो क्या है, सेम है, और वो किसके फॉर्म में है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस 4, यानी कि जो मेरा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है वो क्या है, वो तीनों इक्वेशन सेम ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मेरा क्या है, y वाला पार्ट तो सेम रहेगा, mx वाला पार्ट सेम रहेगा, ये बाकी पार्ट क्या बचा 1/m, और ये वाला पार्ट कितना है 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं क्या कि 1/m किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो अगर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, m कितना आ जाएगा मेरा 1/4 के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, बचा क्या पार्ट, ये वाला पार्ट, अब क्या इधर कौन सा बचा, ये वाला पार्ट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस bm स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, है ना, और यहाँ से मेरा m की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 के बराबर, तो मैं 1/4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो वो कितना होगा माइनस b/2 इंटू 1/4 m है, तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4, और ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर, है ना। तो इधर से ये क्या हो जाएगा, b को मैं लिख सकता हूँ क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आएगा हमारा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 64 टू सा कितना हो जाता है 128, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 128। ठीक है, तो b हमारा कितना आ जाएगा माइनस 128। क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे मैट्रिक्स दिया है a, कितना दिया है 1/√3, और कितना दिया है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज़ टू पावर 4।
मुझे फाइंड क्या करना है, अल्फा रेस्ट पावर 31, ठीक है। तो देखो अगर जो ये वाली इक्वेशन है इसके रूट्स आपको क्लियर होंगे, आपने पढ़ा होगा कौन से रूट्स ऑफ यूनिटी रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं इनके रूट, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा कितना हो जाता है 0, ठीक है। और मेरा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं अगर ओमेगा रेज़ टू पावर 4 की बोलूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, यानी क्या लिख सकता हूँ ओमेगा। तो ऐसे अगर ओमेगा 5 की बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब यानी कि 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे करते हैं। तो इस चीज़ के रूट्स क्या है, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली इधर ए जो मेरी वैल्यू रहेगी वो कितने सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, अल्फा की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें क्या बोला है कि अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन एंड ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं अल्फा को क्या डाल देता हूँ इसमें ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1 1 1, ठीक है। और ये 1 और अल्फा इधर है मेरे, ये जो इक्वेशन आती है ये रूट्स जो रहते हैं वो मेरे रहते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। इसमें x मेरा कितना हो जाता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब मैं एक्स क्यू माइनस 1 को अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये तो एक x इक्वल टू 1 आ जाता है, और जो ये वाले रूट्स रहते हैं इनके रूट्स रहते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं जो अल्फा डाल रहा हूँ, मैं अल्फा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी डाल सकता हूँ या ओमेगा भी डाल सकता हूँ, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कोई भी एक चुन लेते हैं, ओमेगा चुन लेते हैं अभी के लिए। तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये अल्फा स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ओमेगा रेज़ टू पावर 4। ओमेगा रेज़ टू पावर 4 यहाँ से मैंने आपको बताया ना कितना हो जाता है वापस ओमेगा के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा ए डिटरमिनेंट ये हो गया, ये यहाँ पे रूट 3 था, ठीक है। अब अगर मैं ए स्क्वायर देखूंगा तो कितना हो जाएगा 1/√3, तो ये था, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। और डिटरमिनेंट का देखूंगा तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। और इसको मैं फिर से इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट जब आता है तो ये तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट का जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, जो ये वाला रो रहेगा उसको इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये वाला रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये वाला रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला वाला टर्म देखूंगा तो कितना होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3। सेकेंड वाले के लिए देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगर इसके लिए पार्ट देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये फिर से कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो, इसमें क्या करूंगा, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो फिर से कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बीच वाला कितना आएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ये फिर से कितना हो गया ओमेगा रेज़ टू पावर 4, यानी कि ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जो ये आगे टर्म आएगा वो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा इसमें 1 इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती 1। और यहाँ पे जब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा क्या बनेगा ओमेगा क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखूंगा तो ये सिंपली वही हो जाएगा 1 प्लस 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा 1 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ओमेगा क्यूब कितना हो गया 1, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा फिर से 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 फिर से हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो तो ये 1 से 1 आया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4, यहाँ से ओमेगा रेज़ टू पावर 4 कितना होता है ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा, और लास्ट वाला देखो तो क्या है ओमेगा इंटू ओमेगा ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
अब ये वाला जो प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना बार होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका 0, ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया और ये वाला भी 0 हो गया। ठीक है, तो आपकी मैट्रिक्स कितनी बनती है यहाँ से, तो हमारी मैट्रिक्स कितनी हो गई, ये इक्वल टू यहाँ पे अगर करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू ये हो जाएगा 3 0 0 0 0 3 और 0 3 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना था 1/3 और ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, बचेगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, ये क्लियर है, मैंने 3 कॉमन लिया। तो मैट्रिक्स में जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट में से हमको एक कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, तो उसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 0 में से 3 कॉमन लूंगा तो 0 ही बचेगा और यहाँ से 3 में से 3 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू किसकी आई मेरी, ये वाली वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई मेरी ए स्क्वायर की। ठीक है, अब मैं अगर ए रेस्ट पावर 4 फाइंड करता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, वो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरी 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और इसी को अपने खुद से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब इसका मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1 इंटू 1 और बाकी क्या बन जाएंगे 0। अब अगर इसका रो इसकी कॉलम से करूँगा तो कितना बचेगा, मेरे सारे 0 बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इस वाले के लिए करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 0 0, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये कितना 0 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, ये 0 और ये भी 0 नहीं रहेगा, ये 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 1 बचेगा, तो ये होगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला रो इसके कॉलम से, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये इसमें क्या होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। लास्ट वाला देखो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये कितना रहेगा 1 इंटू 1 1, ये रहेगा 0, तो फाइनली कितना बचा 1। तो हमारा ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, ये मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ए रेस्ट पावर हमारी कितनी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था ए रेस्ट पावर 31। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए रेस्ट पावर 31 कितना हो जाएगा 28 प्लस 3, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए रेस्ट पावर 28 इंटू ए रेस्ट पावर 3, है ना। तो इसको ए रेस्ट पावर 28 को क्या लिख सकता हूँ, ए रेस्ट पावर 4 होल का 7 इंटू ए क्यू। ठीक है, ये चीज़ क्या है मेरी, इस चीज़ की वैल्यू है आई, तो ये कितना हो जाएगा आई रेस्ट पावर 7 इंटू ए क्यू। अब किसी भी आई को जब भी हम स्क्वायर या क्यूब करते हैं या फिर कोई भी पावर रहती है तो वो क्या रहता है, आई ही रहता है ना, और ए क्यूब हमारा ऐसे ही रहेगा। और जब आई से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो बचता क्या है, सिर्फ वो चीज़। तो हमारा यहाँ से फाइनली क्या आ गया, ए रेस्ट पावर 31 का लिख सकता हूँ मैं, किसके बराबर हो गया, ए क्यूब के बराबर। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या है, ए क्यूब। समझा, ओके।